हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर जोन। तो सबसे पहले भाई माफ़ी चाहूँगा, इसमें काफ़ी दिन एबसेंट हो गया मैं। एक्चुअली आप जानते ही हैं कि ज़रा क्लासेस चल रही थी काफ़ी। आई वाज वेरी बिजी। दूसरा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो मैं एक्टिव हुई, तो यहाँ मैं उस हिसाब से ज़रा क्लास नहीं ले पाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो इसमें आपको ज़रा बताते हैं ये जो एसएससी जेई की वैकेंसी है। बाकी बात तो चलिए हो जाएगी, क्योंकि 2022 ये इसका एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर में होना है। एग्जैक्ट डेट है आपके पास? अभी मेरे याद नहीं एग्जैक्ट डेट एक्चुअली। तो इसमें इस एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट काफ़ी क्यूरियस हैं और होना भी चाहिए, ठीक है ना। इसमें होपफुली अच्छी खासी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी आप लोग जानते हैं। मैं डायरेक्ट काम की बात पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर बता दूंगा आपको कुछ जनरल बात है। इलेक्ट्रिकल के जो सिलेबस में है, बाकी सिलेबस तो आप लोगों ने सब देख ही लिया होगा, सिलेबस में यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक का नाम है, वो कौन सा है? वो ये है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझे? ये वाला क्योंकि टॉपिक गेट यस के सिलेबस में नहीं होता, पीएसयू में भी नहीं आता कहीं जनरली। तो इस टॉपिक को लेकर ज़रा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट के बीच कि सर इसको कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए आप लोगों के, कॉल भी की थी स्टूडेंट ने। तो इसमें देखो है क्या, पूरे एसएससी जेई के पेपर में हो सकता है मुश्किल से 2 नंबर का ही आई है, 2 या 3 नंबर का। पुराने पेपर मैंने देखे, बहुत ज़्यादा चलिए मान लेते हैं 4, इससे ज़्यादा तो ख्याल नहीं है। तो अगर ज़्यादातर स्टूडेंट तो सोचते हैं होगा ठीक है छोड़ देते हैं, मैं कहूँगा कि ऐसी कोई गलत बात तो वो भी नहीं है कि भाई बाकी सिलेबस पे आप फोकस करें। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है बाकी चीज़ें हमारी तैयार हैं, हम इस टॉपिक को भी क्यों छोड़े, 2 नंबर भी अगर आते हैं, कुछ आसान चीज़ है तो कर लिया जाए। देखो मेरा मानना ये होता है कि जो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द पैटर्न, या मतलब आउट ऑफ द सिलेबस हो जाए गेट एस से, उस टॉपिक को जब छोड़ना चाहिए या तो वो बहुत मुश्किल हो, पता चले कि भाई बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, या बहुत लेंथी हो, या वेटेज ही बहुत कम हो। तो यहाँ चलो वेटेज तो इसका खैर कोई ज़्यादा नहीं, 2-3 मार्क्स का मान भी लेते हैं इसको, 2 या 3। लेकिन ये क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट है और आसान भी है। तो मेरा मकसद यहाँ इस वीडियो का ये है कि आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बता दूँ, जिसको आपको इधर उधर नेट पे ना सर्च करना पड़े या बुक्स में ना सर्च करना पड़े। क्योंकि देखो ये सिलेबस में तो है नहीं, अब आपको अगर बुक भी बता देंगे इसकी, कुछ बुक्स आती हैं उसमें आप कहाँ कहाँ सर्च करोगे, इतना टाइम क्यों लगाओगे इसमें। तो मैं डायरेक्ट इसके कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। थ्योरी भी इसके करा दूंगा अभी मैं, और इसके न्यूमेरिकल भी आपको करा दूंगा। न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल ही, मतलब इसके बेस पे जो सवाल हैं कुछ वो भी करा दूंगा आपको मैं। तो देखो इसमें यूटिलाइजेशन में 2-3 पार्ट इसके मेन हैं। इल्यूमिनेशन से रिलेटेड एक तो वेल्डिंग वाले हैं। बाकी थोड़ा सा टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग जानते भी हुई। मैं ज़रा 1 मिनट देख लूँ, सिलेबस मेरे भी याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट प्लीज़। ये रहा मेरे पास इल्यूमिनेशन, हाँ, हीटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रिक ड्राइव। देखो जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक ड्राइव की, ये चीज़ तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो पढ़ते हो वही काम आ जाएगा, नया कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें। तो यहाँ इल्यूमिनेशन, वेल्डिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये चीज़ें ज़रा बिल्कुल अलग हैं, जो आपने शायद पहले इतना पढ़ी नहीं होगी। ये 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो भाई याद भी नहीं रहता। हीटिंग में भी कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें यहाँ पे, हालांकि थोड़ा बहुत मुझे हीटिंग के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं भी आपको ज़रा इल्यूमिनेशन के 2-3 टर्म हैं, कुछ जो थ्योरीज है वो बता देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन बता दूँगा आपको। तो देखो इल्यूमिनेशन में बाकी चीज़ें तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, इसके बारे में ऐसा क्योंकि कभी इतना टच में नहीं आता ये चीज़ और पढ़ी हुई नहीं होती। तो ज़रा समझो कैसे करेंगे आप इसको। इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ यूनिट्स, इसमें 6 स्टैंडर्ड यूनिट आती हैं। कौन कौन सी? यहीं से आपको टॉपिक पे ले चलूँगा मैं। देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
केल्विन, मीटर किलोग्राम सेकंड केल्विन, और एक आता है कैंडेला। मुझे इससे मतलब है मेनली, कैंडेला से। अच्छा, इसमें क्या होता है और यूनिट कौन सी हो गई भाई, बताइए ज़रा, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ तो ये आते हैं। हाँ, ये तो हमारी फील्ड के है, ये हम कैसे मिस कर रहे हैं, एम्पियर हो गई है, एम्पियर। बाकी सारी यूनिट तो आप यूज़ करते हो, ये सबसे बाद में है जो हमारे सबसे काम आता है, ये वाले। इसमें एक यूनिट ये थी स्टैंडर्ड, ये इसी से रिलेटेड है, इल्यूमिनेशन से, कैंडेला, कैंडेला CD है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड है ये। और इसमें थे 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट्स, 6 तो स्टैंडर्ड यूनिट आएंगे, 6 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं बताएंगे वो, रेडियन एंगल के लिए 1, दूसरी कौन सी है, स्टेरेडियन, STRAD, स्टेरेडियन, एक ये वाला। ये 2 चीज़ें आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं की होंगी, मतलब हमने भी नहीं यूज़ की होंगी भाई, हम भी तो वही चीज़ें पढ़ते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको पढ़ाना होता है, मतलब वही पढ़ाते हैं। तो इसमें इन 2 चीज़ों के बारे में है, ये यहाँ इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब जरा पहले इस एंगल के बारे में समझ लें थोड़ा सा। चलिए देखो, ये जो एंगल होता है नॉर्मल, इसकी डेफिनेशन रेडियन की कैसे आती है, रेडियन वाले एंगल की। एंगल होता है थीटा, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये आर्क है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस हो गई इसकी R, रेडियस। जरा इसमें डायग्राम इतना प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो ये प्रॉपर आर्क है, मतलब मेरा कहने का ये है। तो भाई थोड़ा सा आप जरा भी कोऑपरेट करें, इसमें कोशिश करूंगा मैं आगे से क्लासेज में कि प्रॉपर डायग्राम बनाएं, जैसे मतलब अनअकैडमी वगैरह पर प्रॉपर बनाते हैं ना डायग्राम, उसी हिसाब से बना दूंगा मैं प्रॉपर। वो भी सॉफ्टवेयर है नहीं मेरे पास। जरा आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क ये रेडियस, इसे कहते हैं रेडियन। अब इसी तरह जो सॉलिड एंगल होता है, एक वर्ड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल देखो, इसे लिखते हैं ओमेगा से, सॉलिड एंगल। ये होता है एरिया अपॉन रेडियस, ठीक है। एरिया कैसे, जैसे ये एरिया हो गया ए, ध्यान से देखना, ये इस पॉइंट पे ये हो गई इसकी डिस्टेंस r, अब इसके चारों कोनों को आप जरा कनेक्ट कर दो, देखिए, मतलब चारों कोनों हर तरफ से, इसको बाउंड्री से कनेक्ट कर दे जाइए आप, ये हर जगह से इस एरिया को। देखो ये कुछ कोन जैसा बन जाएगा, है ना, जैसे ग्लास टाइप का होता है ऐसा। ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है सॉलिड एंगल ओमेगा। सॉलिड एंगल जो ऐसे बनता है, समझ रहे आप, मतलब एरिया की बाउंड्री को इस पॉइंट से मिला दो, ये जो गोल वाला होता है इसको कहते हैं एंगल, सॉलिड एंगल ये वाला। ये एरिया, ये आर, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे यहाँ यूनिट थी मीटर बाई मीटर, यूनिट तो कोई नहीं, कंप्लीमेंट्री रेडियन, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसे कहा जाता है यूनिट को स्टेरेडियन। समझ रहे आप, थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो भाई ऐसे समझो, ये है स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का स्फीयर है ये, समझिए बात। टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर।
जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, आई बात समझ में, 4 पाई r² टोटल एरिया तो ये। अब अगर मैं इसके आधे एरिया को ही कंसिडर करूं, सपोज इतना एरिया, ध्यान से देखिए भाई, ये वाला आधा एरिया, आधे एरिया को यहां कनेक्ट करते जाएं इसके चारों तरफ की बाउंड्री से, सब जगह से। ये वाला जो एंगल बनेगा ओमेगा, सॉलिड एंगल, ये एरिया ए, ये वाला, अपॉन r²। हाफ एरिया कितना होगा बताइए जरा? हाफ एरिया हो जाएगा 2 पाई r² अपॉन r², 2 पाई। अच्छा, अब इसी तरह समझो, कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट एंगल बनाओ जरा, चारों तरफ से कनेक्ट करो इसको, पूरा एरिया, ये r, ये पूरा एरिया क्या है 4 पाई r²। इसे मैं लिख लेता हूँ ω1। यहाँ पे कितना एरिया हो जाएगा, ये पूरे स्फीयर का एरिया ω2 a अपॉन r², 4 पाई, ये आ गया 4 पाई। ठीक है, समझ में आई बात? कंप्लीट एंगल कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। जैसे वहां सर्कल के हिसाब से पूरा एंगल पेरीफेरी में 2 पाई होता है ना, यहाँ ये टोटल एंगल 4 पाई हो जाएगा, सभी डायरेक्शन जिसमें आ गई, मतलब चारों तरफ से कवर करके। अच्छा, तो खैर चलिए, ये हो गया कितना। इसी तरह भाई अगर 1/4 एरिया लेंगे तो ये πr² पाई भी हो जाएगा, सॉलिड एंगल तो ये आ गया। ठीक है बात? अब आगे जरा चलते हैं। सॉलिड एंगल के बारे में कुछ हद तक क्लियर हुआ भाई? कंप्लीट तो है कि क्लियर हो ही जाएगा जब हम पढ़ेंगे। देखो अब जरा लाइट के बारे में देखो क्या है, यहाँ हम कैसे डिफाइन करेंगे लाइट। देखो लाइट भी तो एनर्जी है। लाइट कौन सी एनर्जी है? जो हमारी आई ऑब्जर्व करती है, ह्यूमन आई जिसको रेस्पॉन्ड करती है। भाई जैसे कि आपने देखा होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है कितनी वेवलेंथ तक हमें नजर आता है, रफली होता है ये, थोड़ा बहुत भाई इसमें देखो प्लस माइनस कई जगह थोड़ा डिफरेंट मिलता है, 37 समथिंग, ये रफली ये वाली वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के बाहर अगर कोई एनर्जी है वो हमारी आई, ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो लाइट है तो एनर्जी, लेकिन जो इस स्पेक्ट्रम में एनर्जी है, लेकिन जो इस स्पेक्ट्रम में इस वेवलेंथ में लाई करती हो वो हो गई लाइट। तो डिफाइन कैसे करेंगे? रेडिएंट एनर्जी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, हमें जो नजर आता है वो वाली, जो हम नजर आ सकते। ठीक है बात? ये वाला केवल टोटल नहीं एनर्जी, ये वाली एनर्जी, इसकी यूनिट होती है लाइट की यहाँ पर ल्यूमेन आवर्स और ल्यूमेन सेकेंड, ये यूनिट आ गई नहीं, समझाएंगे इसके बारे में आपको। यहाँ पे देखो मैंने जैसे देखा ना, क्वेश्चन यूनिट पे भी आ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नई चीज़ है। जैसे यूनिट क्या है, ल्यूमेन, लक्स, कैंडेला, इसी पे आ जाएंगे क्वेश्चन। तो ऐसा मत समझो कि आपको थ्योरी करा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि इसके बारे में ये चीज़ें भी जनरली याद नहीं रहती। मैंने कहा था भाई आप जानते नहीं, जानने का मतलब तो ये है कि भाई जब आपने पढ़ाई नहीं जानोगे कैसे? जब तक ये टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो हमने भी नहीं पढ़ा था ये तो। अब आ जाओ इसमें आगे, अगली टर्म है ल्यूमिनस फ्लक्स। पेन का जरा साइज थोड़ा ले लेता हूँ प्रॉपर इसमें ना, चलो नहीं आ पा रहा क्या, सेटिंग बाद में देखेंगे जरा इसमें थोड़ा सा। हाँ, तो ल्यूमिनस फ्लक्स कैसे होता है?
रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो एफ क्या हो गया? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट टाइम के हिसाब से है। जनरली एरिया के हिसाब से जानते हैं हम फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ टाइम के हिसाब से, जरा ये थोड़ा ध्यान रखना। पर यूनिट टाइम बाई ए ल्यूमिनस बॉडी, ये भी मैं लिख देता हूँ वर्ड, जिससे कि जरा ये टर्म आपके रिविजन में आते रहे, ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी वाले। तो एफ क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी, लाइट एनर्जी, टाइम इसकी यूनिट होगी ल्यूमेन। ल्यूम भी लिख देते हैं केवल इसको, ल्यूमेन। समझ रहे आप? इसलिए मैंने कहा था ये जो एनर्जी है, क्यू को लिखेंगे एफ इंटू टी, ये ल्यूमेन, ये टाइम हो गया आर में या सेकंड में, जैसे भी लिखना चाहें हम। इसलिए मैंने कहा था इसकी यूनिट ल्यूमेन सेकंड या ल्यूमेन आर एनर्जी। ये हो गया ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है बात? अब आ जाओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम किस पे आ गए? एक मिनट, जरा क्लीन करके लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा आ गया रेजर। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं आई। ल्यूमिनस फ्लक्स हम समझ चुके, पर यूनिट टाइम रेडिएटेड एनर्जी। जैसे वहाँ मतलब होता था ना, पर यूनिट टाइम में पावर होती थी जूल पर सेकंड, यहाँ वही चीज़ आ गई, वाट होता था, यहाँ ल्यूमेन है। तो आप ये समझ लो, इस तरह एनालॉजी से आप समझ सकते हो। ये होता है द ल्यूमिनस फ्लक्स। पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, यस, एफ बाई दिस। ये ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आना शुरू होगा। क्यों? इसी को कहते हैं कैंडेला, जो स्टैंडर्ड यूनिट है CD। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, जैसे ल्यूमिनस बॉडी है, ये बल्ब है, कोई बल्ब ट्यूब कुछ भी, इसका रेडिएशन तो चारों तरफ जा रहा है। पर यूनिट सॉलिड एंगल, अब समझ में आया सॉलिड एंगल के कंसेप्ट क्या यूज में आती है? यहां से आपको ये चीज समझ में आ सकती है कुछ आसानी से। देखो, ये एरिया है ए, ये सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा, डेल्टा एफ ऑन आर स्क्वायर पर यूनिट एंगल। अब अगर इस तरह देखें तो भाई चारों तरफ जाएगी इसकी लाइट, तो पर यूनिट एंगल डेल्टा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। अगर इसको 1 कर दो, कितना फ्लक्स? फ्लक्स क्या था? लाइट एनर्जी पर सेकंड। जो वहां पावर बोलते थे, यहां उसको ल्यूमिनस फ्लक्स कहा गया। तो ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन के एंगल में कितनी इंटेंसिटी है, वो होगी इंटेंसिटी। क्योंकि सब जगह जाएगा ये, तो सब जगह का मतलब ये है बल्ब। देखो, ऑल डायरेक्शन को अगर कंसिडर करो तो सारी डायरेक्शन का मतलब तो 4 पाई हो जाएगा स्टेरेडियन एंगल, यानी 1 स्टेरेडियन एंगल में कितना जाएगा? समझे बात? ये होता है कैंडिला, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, इसको याद रखें। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है यहां पर कैंडिला है।
ठीक है बात। इंटेंसिटी हो गई एफ बाई ओमेगा, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो गया आई इंटू ओमेगा, ये कैंडेला सी डी, ये स्टेरेडियन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो है ल्यूमेन का मतलब होगा कैंडेला इंटू स्टेरेडियन। अब यहां से समझो, फोर ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी 1 कैंडेला, क्योंकि कैंडेला स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई। वन कैंडेला, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स एफ आई इंटू ओमेगा है, ये 1। टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया चारों डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में, चहुओं सभी डायरेक्शन में कितना 4 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई ल्यूमेन। ये छोटे छोटे बात क्वेश्चन में आई है इस तरीके से कि 1 कैंडेला के लिए टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स कितना 1 इंटू 4 पाई। ये भी कहा जाता है कि भाई 2-3 क्वेश्चन है या 10-12 क्वेश्चन में बात बन जाएगी, शायद रट लो। मेरा मानना है थोड़ा सा अगर एक बार गो थ्रू कर लें, बस इतना कि एक आध बार ये क्लास देख लें आप, तो शायद इतनी चीज़ें याद रखने में और आसानी होगी। थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा ये कि 4 पाई कैसे आया था, लेकिन ये है कि जरा आसान जब हो जाता है याद रखना। तो ये 4 पाई स्टेरेडियन, ल्यूमेन का मतलब ये वाला, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो इसमें कैंडल पावर, Cp, ये है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, बस इतना फर्क है जैसे कि ये तो वोल्टेज के जैसा होता है और ये बैटरी का ईएमएफ के एनालोगस होता है। जैसे ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस होता है ना, यूनिट सेम है। मतलब वोल्टेज तो जैसे कि कहते हैं कहीं भी कितना ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो तो वोल्ट से रिलेटेड हो गया। ईएमएफ बैटरी का ईएमएफ कितना है, बैटरी का ईएमएफ कितना कांस्टेंट लगता है, तो ये तो सोर्स से रिलेटेड हो गया कुछ हद तक। ईएमएफ सोर्स का आता है ना, वोल्टेज सोर्स वगैरह का। ये हो गया एक तरीके से लोड से रिलेटेड, यानी जहां ल्यूमिनेंस मिलता है। सुनो मैं बताता हूं, जैसे लैंप है, इसकी कैंडल पावर कितनी है सीपी, और यहां पर कितना रिसीव हो रहा है पर यूनिट एंगल में, कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिल रही है, काफी कुछ मिलता जुलता हो गया। तो इसको कैंडल पावर बोलते हैं, कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर जाए, यूनिट तो सेम ही आ जाएगी। तो कैंडल पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन कैंडल है। बैटरी कितने कैंडल पावर की है और कितने एंगल में कितनी कैंडल पावर मिल रही, कैंडल पावर मैंने सॉरी कितने ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिल रही भाई। सपोज करो इसकी तो 40 कैंडिला हो गया। अब यहाँ इस एंगल में डेल्टा ओमेगा में कितनी इंटेंसिटी आ रही, इससे कम आ रही होगी 10 कैंडिला 2 कैंडिला, कितना हो रहा है ये चीज़ है। इसके पास कितनी कैंडल पावर है और कितनी ये दे रहा है किस पर्टिकुलर एंगल में, मतलब समझ लो आप, ये स्टोरेज हो गया कैंडल पावर सोर्स का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गई, कितनी रिसीव हो रही। अब इसमें एक टर्म आती है इल्यूमिनेशन। ये देखो फार्मूला देखो, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, यही से डेफिनेशन बनेगी। यानी यूनिट क्या हो जाएगी, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, जिसे लिखते हैं लक्स।
तो क्या डेफिनेशन बनाई इल्यूमिनेशन की, बताइए। द ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना ल्यूमिनस फ्लक्स मिल रहा है, कितना एरिया। यहाँ एरिया से ध्यान दो, इंटेंसिटी क्या थी, फ्लक्स बाई इंटेंसिटी थी, कंफ्यूजन ना हो जाए इनमें, एफ बाई ओमेगा, कितने एंगल में, मतलब जैसे लैंप है भाई, लैंप एक एंगल में कितना दे रहा है, वो तो हो गया इंटेंसिटी आई पर यूनिट एंगल में। लैंप से रेडिएशन एरिया में कितना मिल रहा है, एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ जो एरिया में आएगा वो कितना जाएगा इसका, वो इल्यूमिनेशन आएगा। इल्यूमिनेशन कॉमन वर्ड है जनरली, होपफुल्ली, ठीक है ना भाई, अच्छा ही सोच के रखना चाहिए। फ्यूचर में जब आप मतलब ये है कि जॉब में जाओगे और अच्छा ही मान के चलें ईएस की जॉब में कहीं भी, वहाँ जब आप टेंडर में देखोगे इल्यूमिनेशन बहुत कॉमन वर्ड होता है, कि जैसे कि रीडिंग रूम है, मीटिंग रूम है, उसमें कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, या सिंपली जैसे कि भाई नॉर्मल हाउस में कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, अलग अलग इल्यूमिनेशन होता है। लक्सियरा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, समझे बात। अच्छा, अब इसमें देखो एक टर्म आती है ब्राइटनेस, और ल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेशन हो गया अलग, अब ये ब्राइटनेस, ये होता है एल। इंटेंसिटी अपॉन एरिया, ये है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, वो क्या था, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। कितना एरिया टोटल, सही बात। ये क्या हो गया, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। समझे, आगे क्वेश्चन में इसके बारे में बताएंगे। अब दो टर्म और बची, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे लगता है इन कुछ टर्म में काम चल जाएगा। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। हॉरिजॉन्टल जैसे मीन का मतलब एवरेज, द एवरेज ऑफ कैंडल पावर, कैंडल पावर मैंने आपको बताया इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन का एवरेज अलग अलग हो सकता है। कंटेनिंग सोर्स ऑफ लाइट, एक प्लेन में एवरेज कैंडल पावर। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने लैंप की कैंडल पावर 40 कहा तो हर जगह 40 है भाई, ये प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन एक, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट भी है। हर पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है कैंडल पावर, उस सब की एवरेज हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, यानी प्लेन के लिए एवरेज कैंडल पावर इन ऑल द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एक इसमें आता है और आता है टर्म MHCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। द एवरेज ऑफ कैंडल पावर इन ऑल द प्लेन, स्फेरिकल का मतलब ऑल द प्लेन, ये सारे प्लेन में। MHCP स्फेरिकल यानी ऑल द प्लेन, MHCP किसी एक प्लेन में, ठीक है बात।
थोड़ा और डिटेल में जब कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हिसाब से, लेकिन अभी डेफिनेशन तो मैं लिख ही देता हूँ। मेरा वैसे मकसद ये था एमएससीपी आपको न्यूमेरिकल के साथ बताऊँ, लेकिन ये था कि मेरा इस वाले वीडियो में कम से कम सारी टर्म तो आपको कवर कर ही दें। एमएससीपी हो गया हॉरिजॉन्टल या एमएससीपी, स्फेरिकल का मतलब वो हो गया यानी चारों तरफ, हर डायरेक्शन में, इन ऑल दी डायरेक्शन, ऑल दी प्लेन्स। अच्छा, अब आ जाओ लास्ट टर्म रिडक्शन फैक्टर। एमएससीपी एमएचसीपी, ये ऑल दी डायरेक्शन वाला, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एस का मतलब यहाँ एम तो मीन हो गया, एस का मतलब स्फेरिकल यानी ऑल दी डायरेक्शन, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी एक प्लेन के लिए। तो देखिए खैर ये वाले टर्म आ गए, इसमें आगे आपको इसी हिसाब से हम क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपने ज़रा सजेशन दे दीजिएगा। देखो जहाँ तक बात है, जो जैसे मशीन के क्वेश्चन अगर आप कहें कि मशीन के बारे में थोड़ा सा SSCJ के बारे में या मेजरमेंट वगैरह, उसके क्वेश्चन भी करा देंगे। मैंने ये जानबूझ के टॉपिक इसलिए लिया पहले, एक तो यूटिलाइजेशन का, एक IE रूल के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग जनरली और किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते। तो मतलब यह है कि यहाँ पे इकट्ठा आपको ये चीज़ें मिल जाए, पहले ये वाले काम करा दें, जो मतलब जो काम जैसे बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं करते। तो इसलिए मैंने आपको यूटिलाइजेशन के बारे में बताया। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, फिर मैं गलत बोल गया, मतलब क्वेश्चन भी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है, वो आ जाएंगे। इसी तरह वेल्डिंग के बारे में तो छोटी छोटी वीडियो मतलब ये चीज़ कवर हो जाएगी, और इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखो वैसे तो पढ़ाने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन से आपको बताएं हमने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई हम भी कोशिश करते हैं टॉपिक उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए भी ज़रूरी, हमारे लिए भी। ज़्यादा हमें भी कुछ इसकी ज़रूरत नहीं। अगर भाई होता कहीं सिलेबस में ज़्यादा है तो फिर हम भी कोशिश करते हैं कि और डेप्थ में जाएं और अच्छे से कवर करें। लेकिन वो यह अच्छे से कवर करने का मतलब इतना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। भाई जैसे मेरा मानना है कि 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाए, चलो एक आध अगर आउट ऑफ द वे बिल्कुल आ भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल या क्वेश्चन ऐसे होता है कि मतलब विद इन 5 सेकेंड हो जाएगा, यानी बैठे बैठे नंबर मिल जाएंगे उसमें आपको। तो बाकी आप इसमें कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी जो है वो बता दें, और देखें बाकी और चीज़ें भी इसमें आपको करा देंगे, ठीक है ना। ये तो देखो ज़रूरी है कि मतलब ऐसा तो देखो पॉसिबल होगा नहीं कि अभी एकदम सारा कोर्स एकदम सारी चीज़ें करा दें। मतलब आपको जो मतलब वो कहते हैं ना कि रियलिटी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कोई बहाना बनाने वाली बात नहीं, रियलिटी बता देता हूँ। बस जितना जैसे कि हम पे लगता है कि टाइम है उस हिसाब से आपको काम की चीज़ बता दें। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ये सिलेबस भी है, वो है सिलेबस भी, वो तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है, हाँ ये मेरा मानना है कि कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो मिले, जिससे आपका ज़्यादा फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा होगा तो इनडायरेक्टली हमारा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें जैसे कि चैनल का तो फ़ायदा हो जाता है, स्टूडेंट का होता है नहीं। भाई मोटिवेशन क्लास होती हैं कुछ, जैसे मोटिवेशन सेशन जो ज़रूरी है बता दो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मोटिवेशन इधर उधर की कहानियाँ बताएं, वो आपको सुनने में अच्छा लग जाएगा, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, वो तो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन उसमें देखो कि आपका भी कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए इधर उधर की स्टोरीज़ बताने से ज़्यादा कि इस इंस्टीट्यूट में क्या चलता है, अन अकेडमी में क्या, वहाँ क्या, वो टीचर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये वाली कहानियाँ होती हैं बहुत जगह, वो ठीक है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनसे कम से कम स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट तो ये सोचता है हमारे काम की क्या चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए। तो मेरा ये है कि वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिले। अब मैं कोई अपने बारे में इधर उधर की बातें बताऊँ या कुछ ये वो कुछ चीज़ें ज़रूर नहीं, ठीक है ना। तो बाकी जो क्लासेज अन अकेडमी पे हैं वो तो एज इट इज़ आपको मिल ही जाएंगी। आप क्वेरी बताइएगा, फिर आपको आगे इसमें करेंगे, ठीक है।